अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है, ठीक है, तो उसमें भी हमने पढ़ा ऑटोक्रोमोसोमल था और सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी थी, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम का नंबर या ऑटोसोम का नंबर क्या हुआ था, चेंज हुआ था। अभी म्यूटेशन में कुछ डिजीजेज हैं आपकी जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकेटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया होता है, कीटोन्यूरिया बोलते हैं, दैट मींस प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन द यूरिन, एक तरीके का कीटोन बॉडी होता है जो यूरिन में पाया जाता है। तो ये 3 डिजीजेज आपको और पढ़नी है, ये बेसिकली म्यूटेशन में आती है। म्यूटेशन में 2 तरीके का म्यूटेशन होता है, एक आपका होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, अगर कोई एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस का चेंज हो जाए तो वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। उसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। बाकी में क्या होता है, पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है, और जिसमें फ्रेम शिफ्ट हो जाए वो ग्रॉस म्यूटेशन में आता है, यानी मैक्सिमम नंबर आप क्या हुआ है, आपके नाइट्रोजनस बेसिस चेंज हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई एमआरएनए स्ट्रैंड है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे AUG है, अगर यहाँ पे कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे ही आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप क्या करें, कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है, एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्या होगा, मतलब उसका रिप्लेसमेंट होगा, एक तरीके से आप क्या कहेंगे, उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया गया, कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ गया। मान लीजिए यहाँ यूरेसिल की जगह पर एडेनिन आ गया, तो सिर्फ यही वाला नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ, ठीक है, यानी ये ट्रिपलेट कोडॉन चेंज हुआ। और हर एक ट्रिपलेट कोडॉन जो होता है आपका एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन क्या करता है, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इसके पहले जो आपका ट्रिपलेट कोडॉन था, वो जो अमीनो एसिड बना था, अब तो ये वाला अमीनो एसिड चेंज हो गया। और आपको पता है कि प्रोटीन में अगर आप अमीनो एसिड का नंबर या सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंजेज आए वो इस अमीनो एसिड में चेंजेज आए, ठीक है। बाकी पूरी चेंज जो है वो एज इट इज रहा, सेम रहा। तो इसमें एक ही पॉइंट पर म्यूटेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसमें क्या होता है, देखने में आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ही ट्रिपलेट के कोडॉन है, ऐसे ही है। मान लीजिए कि ये एक कोई mRNA स्ट्रैंड है, इस पे ये ट्रिपलेट के कोडॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर आप किसी भी अमीनो एसिड को ऐड कर दी, कोई भी नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, एडिशन ऑफ डिलीशन कॉजेज द फ्रेम शिफ्ट। अब फ्रेम शिफ्ट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एडेनिन के बाद ग्वानिन एडेनिन के बाद क्या किया, ग्वानिन ऐड कर दिया यहाँ पर। तो ये चेन जो है, इस चेन में ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कोडॉन होते हैं ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर AGU हो जाएगा। अब AG आपने यहाँ पे A और U के बीच में इंसर्ट किया था, तो अब ये वाला G जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये ट्रिपलेट बनाएगा GCC, फिर ये U फ्री हो जाएगा, UGU बनाएगा, फिर ये G फ्री आगे हो जाएगा GAC, ठीक है, फिर C ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा इसके आगे। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहले की कंपैरिजन में जो पहला चेन था आपका, उसमें उससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो हर एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो पहले से चेंज नजर आएगा, ठीक है। देन दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज द
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। तो इसके कई सारे भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो उसमें से बेसिकली आपके एनसीईआरटी में 3 डिसऑर्डर दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी हम पढ़ चुके हैं ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बाकी बीमारियां हम पढ़ चुके हैं। जैसे इसी में आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया भी आता है, तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पढ़ चुके हैं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड होते हैं और वो भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें एक आपका दिया हुआ है डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है हंसिया। सिकल का मतलब क्या होता है? हंसिया। मतलब इन जनरली जो हमारे आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। कैसा होता है? बाइकॉन्केव स्क्वायरल शेप होता है, मतलब दोनों सरफेस से ये धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ। बाद में ये आरबीसी हमारा सिकल शेप का हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिकल शेप का हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन। यानी इसमें जो प्रोटीन बनता है वो उसमें क्या होता है? जेनेटिक डिफेक्ट कॉज हो जाता है। जेनेटिक डिफेक्ट क्यों कॉज होता है? देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि एक अमीनो एसिड की चेन दी गई होती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड की चेन में यहाँ पर अमीनो एसिड कौन सा चेंज होता है बताइए? हाँ, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या होता है? वैलिन आ जाता है। कौन से पोर्शन पर? छठे। 6th अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? 6th अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। जैसे इन जनरली जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन आप देखें, हीमोग्लोबिन तो ये ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? ग्लोबिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब इस हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए कितने पॉलीपेप्टाइड चेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रिक्वायर्ड होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन कौन से? 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा। गामा भी होता है क्या? किसकी जगह? बीटा। ठीक है, बीटा की जगह पर क्या होता है? गामा चेन पाई जाती है इन्फेंट में, न्यूबॉर्न बेबी में। इसी के लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन दर। तो फीटस के लिए जो होता है वो मोर स्टीपर हो जाता है, ज़्यादा स्टीपर होता है, यानी कम पार्शियल प्रेशर पर ही अचीव हो जाता है। तो 4 इसके लिए पॉलीपेप्टाइड चेन रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें अल्फा और बीटा चेन होता है। अल्फा और बीटा चेन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर इसमें डिफेक्ट कॉज हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से? देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, इसी से रिलेटेड थैलेसीमिया भी, ठीक है। एक में क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और एक आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये क्या है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। इसकी क्वालिटी जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा तो इसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो घट कैसे जाएगी? इसमें जो अमीनो एसिड की चेन होती है उसमें छठे पोजीशन पर क्या पाया जाता है? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन अब यहाँ पे छठे पोजीशन पर वैलिन आ जाता है। ये इसका रिप्लेसमेंट हुआ। अब वैलिन देखिए, बाकी अमीनो एसिड कहा जा रहा है आपसे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब वैलिन है, हिस्टीडीन है, ल्यूसीन है और थ्रियोनिन है, प्रोलिन है एंड ग्लूटामिक एसिड है। फिर छठा और 7वां दोनों ग्लूटामिक एसिड होता है।
तो छठे पोजीशन का जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है। क्यों? एडेनिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पे जो इसके लिए कोडिंग होती है वो GUG होता है, सॉरी GAG होता है। एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा तो वैलिन में GUG हो जाएगा। यहाँ पे जो है GAG होता है, जो छठे पोजीशन का अमीनो एसिड होता है, इसके लिए जो कोड होता है वो GAG। यहाँ पे एडेनिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। तो इसकी जगह पर या अभी मैंने आपको बताया कि जब एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस का चेंज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? पॉइंट ऑफ म्यूटेशन कॉज होता है। तो ये इसकी वजह से जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा हो जाता है? सिकल शेप हो जाता है, और इसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। एंड ये डिजीज जो है तो मोस्टली कहाँ पे कॉमन पाई जाती है? साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में। क्यों? दैट एरिया इज मेनली मलेरिया प्रोन एरिया। वहाँ पे मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऐसे लोग जो सिकल सेल एनीमिक होते हैं, जिनको क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया हो गया है, ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं होता है। ये नेचुरल सिलेक्शन है। ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होगा। सर हेट्रोजाइगस सिकल सेल क्या हुआ? सिकल सेल एनीमिया का हेट्रोजाइगस कैसे? हेट्रोजाइगस जिनको हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। किसको? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जैसे होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन वाले जो हैं वो डेथ कॉज कर देगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जैसे सिकल सेल एनीमिया या डिफेक्टिव जीन इसके लिए जो फॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे हीमोग्लोबिन के लिए जो फॉर्मेशन के लिए जो जीन होता है वो कौन सा होता है? नॉर्मली देखिए ये हीमोग्लोबिन है तो ये सिकल सेल एनीमिक है, ठीक है। कैसा है? रिसेसिव या डोमिनेंट? रिसेसिव। कैसा है? रिसेसिव। अगर ये स्मॉल एस है तो कैपिटल एस अगर ले लें तो अगर एक कैपिटल एस, ये भी कैपिटल एस, अगर कैपिटल एस है तो ये नॉर्मल क्या करेगा? नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए? नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर इस तरीके से है, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इस पर्सन में 50% इसका हीमोग्लोबिन कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। क्यों? सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस भी शो करता है। क्या शो करता है? कोडोमिनेंस भी शो करता है। और कोडोमिनेंस में आपने पढ़ा था कि दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो दोनों अपना इफेक्ट अगर शो करेंगे तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये सिकल सेल एनीमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सिकल सेल एनीमिक हीमोग्लोबिन होगा तो ऐसे पर्सन का 50% हीमोग्लोबिन क्या होगा? सिकल सेल एनीमिक हो जाएगा। तो उसमें उस कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाएगा। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर होगा पर्सन तो उसको मलेरिया नहीं होगा। होमोजाइगस कंडीशन में सर्वाइवल नहीं हो पाता है। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है? सर्वाइवल नहीं होता, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ जो है इसको शो करने के लिए चाहे आप कैपिटल एस ले लीजिए या कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। अगर एस में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ए या बी ऐसे कुछ ले सकते हैं। तो HbA जो होगा वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस कंडीशन में 3 कंडीशन आपकी बनेगी। HbA नॉर्मल, HbA एंड HbS क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस है बट 50% इसका क्या होगा? ये सेल जो होगा वो सिकल सेल होगा।
सिकल सेप होगा, और HBS है दैट इस पर्सन का डिफेक्टिव होगा, और ये कैसा होगा, सिकल सेल एनीमिक होगा, सिकल सेल एनीमिक पर्सन होगा, यानी इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इसको भी सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन क्या 50% ब्लड सेल इसके डिफेक्टिव है। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है, जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ये एक्चुअली लिथैलिटी कॉज करता है। क्या करता है? लिथैलिटी कॉज करता है, मतलब ये जीन लीथल होता है। ठीक है, जिस भी पर्सन को हो जाएगा, जब वो अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, तब तक जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि डिफेक्टिव जीन है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन उसका जो है फॉर्म नहीं होता है। एक कंडीशन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में if both the parents are heterozygous for sickle cell anemia, if both the parents are heterozygous for sickle cell anemia, then find out the percentage of sickle cell anemic children. यही दिया गया है, तो इसमें जब आप क्रॉस कराएंगे तो HbA क्या होगा, नॉर्मल, मैंने सिकल सेल एनीमिया पूछा है, तो सिकल सेल एनीमिया जिसको होगा वो उसकी तो डेथ हो जाएगी, तो उसका परसेंटेज तो 0। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब भी लीथल जीन आएगा तो उसका परसेंटेज तुरंत 0। लिथैलिटी चाहे जब कॉज करे से मतलब नहीं है, अगर लीथल है तो उसका परसेंटेज 0 तुरंत कर देना है आपको। तो वो तो गया, तो कोई है ही नहीं सिकल सेल एनीमिया। ये हैं, लेकिन ये कैरियर है, और कोडोमिनेंस की वजह से इनमें 50% एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इनमें क्या होगा, 50% एक्सप्रेशन होगा, बट दे आर द कैरियर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन में ये फिर उस जीन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अगर होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होगा तो अभी बताया है कि लिथैलिटी कॉज करेगा यानी डेथ कॉज करेगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा 50% ब्लड सेल सिकल सेल एनीमिया होगी, 50% नॉर्मल होगी, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। दैट मींस उस केस में वो क्या होगा, कैरियर का काम करेगा। और जो होमोजाइगस है डोमिनेंट, वो तो नॉर्मल है। तो जब भी आपके पास लीथल का क्वेश्चन आए, और लीथल जितने भी चिल्ड्रन आपको मिलेंगे,
उनकी संख्या आप जो है तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, वहाँ रखिए नहीं तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। अब इसमें क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ऐसे ही दे देते हैं कि मान लीजिए कि कोई डिसऑर्डर बता दिए कि ये लिथैलिटी कॉज करता है। पहले क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट यही रहेगा, दिस डिसऑर्डर कॉजेज द लिथैलिटी इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। फिर आपको देगा कि एक पॉपुलेशन है 1000 लोगों की, इतने परसेंट होमोजाइगस है, इतने परसेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, इतने परसेंट हेट्रोजाइगस हैं, तो रिसेसिव की संख्या बताइए। रिसेसिव नहीं, ये आपको टोटल संख्या दे देगा, उन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। फिर हेट्रोजाइगस का कहेगा कि क्रॉस कराइए और उससे इतने इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए, तो उसमें कितने परसेंट जो है लीथल होंगे। तो जितने भी प्रोड्यूस होंगे उसमें जितने भी होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव में आएंगे उनको हम क्या करेंगे, तुरंत एलिमिनेट करेंगे, उनको हम नहीं रखेंगे। जब भी कोई भी लीथल जीन है, कोई भी डिसऑर्डर अगर आपको बता दिया गया कि ये लिथैलिटी कॉज करता है, तो उसका परसेंटेज क्रॉस कराने के बाद जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको हटा दीजिए, पहले उनको 0 कर दीजिए, वो हैं ही नहीं, उसके बाद आप काउंटिंग करिए। देखिए, तो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया, एक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, देखिए सिकल सेल एनीमिया में जो डिसऑर्डर था उसकी वजह से जो आरबीसी का शेप होता था वो चेंज हो जाता था बाइकॉन्केव टू सिकल सेल, और उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी क्या होती थी, कम हो जाती थी। और अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो पर्सन सर्वाइव नहीं करता, पर्सन सर्वाइव नहीं करता। अगला जो डिसऑर्डर है ये है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, जो ये हीमोग्लोबिन, तो इसमें ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, इसी प्रोटीन का डिसऑर्डर होता है। मतलब इस डिसऑर्डर में इसी प्रोटीन की सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें अल्फा, देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। तो मान लीजिए कि कोई जीन है जो अल्फा चेन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसमें डिफेक्ट हो गया है, तो वो क्या करेगा, अल्फा चेन की सिंथेसिस नहीं करेगा, और अगर अल्फा चेन नहीं बनाएगा तो बीटा चेन एक्सेस में हो जाएगा। क्या कंडीशन कहलाएगी, अल्फा थैलेसीमिया। क्या कहलाएगा, अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बीटा चेन डिफेक्टिव हो गया तो बीटा चेन नहीं बनाएगा, अल्फा चेन एक्सेस में हो जाएगा, देन दिस कंडीशन इज नोन एज द बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया। और तीसरा क्या है, डेल्टा थैलेसीमिया। तीसरा क्या होता है, डेल्टा थैलेसीमिया हो। ठीक है, तो थैलेसीमिया एक्चुअली होता क्या है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है। इसमें कई सारे सिम्टम्स से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। जैसे कोई एक सिम्टम्स नहीं है, मान लीजिए अगर डिफेक्टिव प्रोटीन है तो ग्लोबिन का एक ही काम नहीं होता, कई सारे काम होते हैं। जैसे ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, जैसे एक तो हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, साथ में क्या करता है, मटेरियल या सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी करता है। दूसरी बात, ये एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ग्लोबिन के बारे में, ठीक है, तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबिन होता है। अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबिन होता है, और गामा ग्लोबिन को हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं।
इम्यूनोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IG, ठीक है। और यही क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो IgA, IgG, IgD, IgE, IgM, ये 5 तरह की एंटीबॉडी जो किससे बनी होती है, इसी इम्यूनोग्लोबिन से ही बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड बाय द डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। कोई भी डिफेक्ट कॉज हो जाता है जिसकी वजह से ग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या कॉज होता है, थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस डिस्टर्ब हो गई है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन की डिस्टर्ब हो गई है तो बीटा। अब देखिएगा अल्फा थैलेसीमिया कब नजर आएगा आपका, अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो मान लीजिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है ए, क्या है, कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है जो ए है, ये क्या करता है, ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हो, ठीक है, या इस कंडीशन में हो तो कोई भी इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, नो इफेक्ट, ठीक है। ये नॉर्मल चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है तो रिसेसिव डोमिनेंट के साथ रहेगा तो एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं सिकल सेल एनीमिया में, उसमें 50% क्या करता था, को डोमिनेंस की वजह से इफेक्ट करता था, यहाँ पे नहीं करेगा। बस ये इतना अंतर हो। दूसरी बात, अगर दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो भी कोई भी इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, लेकिन अगर ये इस कंडीशन में हो तो ये क्या करेगा, ये उस प्रोटीन की चेन को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा, मान लीजिए ये 2 अल्फा के लिए और ये 2 बीटा चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये क्या करेगा, बीटा थैलेसीमिया कॉज करेगा। या फिर इस तरीके से है तो ये क्या करेगा, अल्फा थैलेसीमिया कॉज करेगा, ठीक है। तो अगर देखिए 2 जीन डिफेक्टिव हो गए एक साथ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो ये डिसऑर्डर क्या होगा, अपीयर होगा। अदरवाइज दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो नहीं होगा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो भी अपीयर नहीं। इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाया जाता है, 16 पर पाया जाता है। अल्फा थैलेसीमिया के लिए जो जीन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, 16 पर पाया जाता है। इसके लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके सिर्फ अल्फा जो चेन है एक्चुअली 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो 2 अल्फा चेन के लिए 2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, HBA1 एंड HBA2 होते हैं, A1 एंड A2, A1 एंड A2 जीन होते हैं कहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाए जाते हैं। तो ऐसे ही है बीटा थैलेसीमिया, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाएगा। और डेल्टा थैलेसीमिया है, इसमें डेल्टा जो ग्लोबिन चेन है या गामा ग्लोबिन चेन जिसको आप बोलते हैं, उसकी सिंथेसिस को ये घटा देता है। तो ये भी यूजुअली ये किसमें देखने के लिए मिलेगा, फीटस, किसमें, फीटस। इन जनरली हमारे में भी गामा चेन पाई जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 से 3% चांसेस होते हैं, 2 से 3% ही क्या पाया जाता है, गामा ग्लोबिन पाया जाता है, नहीं तो अल्फा और बीटा ही पाया जाता है मेजॉरिटी, ठीक है। फीटस में गामा होता है क्योंकि इस चेन की वजह से उसके ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। अगर इसके चारों एलिमेंट डिफेक्टिव हो गए, चारों एलिमेंट डिफेक्टिव होने का मतलब क्या, अल्फा और बीटा दोनों चेन डिफेक्टिव हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये स्टिल वर्क कॉज करता है।
स्टिल बर्थ मतलब फीटस की जन्म से पहले ही डेथ हो जाए। अगर किसी बच्चे का मौत जन्म से पहले हो गया है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। और भी कई सारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं जो अभी पूछे नहीं जाते हैं आपसे, जैसे एक डे सेट डिजीज है, गाउचर सिंड्रोम है, नेजल सिंड्रोम है, हर्लर सिंड्रोम है, ये सब अब नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में एक है फेनिलकेटोन्यूरिया। देखिए ऑटोसोमल डिसऑर्डर में एक है फेनिलकेटोन्यूरिया। फेनिलकेटोन्यूरिया जो होता है ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें देखिए फेनिलएलैनिन इन जनरली नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के दौरान ये टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए रिस्पांसिबल हार्मोन एंजाइम होता है फेनिलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेज। फेनिलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब इसके लिए मान लीजिए कोई जीन रिस्पांसिबल हो जो इसको फॉर्म करता हो, तो इसको फॉर्म करने के लिए कोई जीन रिस्पांसिबल है पी, तो अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है यानी कैपिटल पी फॉर्म में है तो ये एंजाइम सिंथेसाइज होगा, और अगर ये जीन जो है रिसेसिव फॉर्म में है तो ये एंजाइम नहीं बनाएगा। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होगा, और टायरोसिन हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, टायरोसिन से कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एक तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ही सिंथेसाइज होता है हार्मोन। तो अगर ये इसमें नहीं कन्वर्ट होगा तो ये फेनिलएलैनिन इस एंजाइम की अगर जिस भी पर्सन में डिफेक्ट होगा, कमी होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फेनिल कीटोन में, और फेनिल कीटोन उसके ब्लड में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फेनिल कीटोन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही पुअर टाइप का होता है, मतलब किडनी इसको क्या करती है, फिल्टर करके रिमूव नहीं कर पाती है, तो हमारे ब्लड में ही रहेगा, और ब्लड में इसकी मात्रा जब इंक्रीज करेगी तो ये हमारे ब्रेन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मेंटल रिटार्डेशन। ये फेनिलकेटोन्यूरिया है। ऐसी को फेनिल पायरुविक इडियोसी बोलते हैं। फेनिल पायरुविक इडियोसी। फेनिल पायरुविक इडियोसी। इडियोसी लिया गया है इडियट से। अब इडियट किसको कहते हैं, कोई बताया इडियट?
जिनका आईक्यू लेवल 25 से भी कम हो उसको इडियट कहते हैं। कैटेगरी है कई सारी, ठीक है। फिर मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, एक्सेट्रा, मतलब कई सारी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द आईक्यू लेवल। तो आईक्यू जो है आपको बताया जाएगा। तो ये फेनिलकेटोन्यूरिया हो जाएगा। ये अफेक्ट को ब्रेन को अफेक्ट करता है, यानी मेंटली रिटार्डेशन कॉज करता है, मेंटल रिटार्डेशन। एल्बेनिन या एल्बाइनो क्या होता है? एल्बेनिन और एल्बाइनो, हाँ, मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस नहीं होती है, यानी जो जिनको में एल्बेनिन हो जाता है, नो मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन सिंथेसिस नहीं होता है ऐसे लोगों में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस कंडीशन में उनकी टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, और टायरोसिनेज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? टायरोसिनेज की प्रेजेंस में ये मिले, सॉरी, टायरोसिनेज की प्रेजेंस में टायरोसिन अमीनो एसिड जो है मेलानिन में कन्वर्ट होता है, इसमें मेलानिन। लेकिन इसके लिए टायरोसिनेज के फॉर्मेशन के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर ये इस कंडीशन में है तो टायरोसिन बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई जीन ए है, इसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो बनेगा, हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा तो भी बनेगा। लेकिन अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हो जाएगा तो ये एंजाइम, सॉरी, हाँ, एंजाइम नहीं बनाएगा टायरोसिनेज, तो ये पर्सन में नो मेलानिन, यानी मेलानिन सिंथेसाइज ही नहीं होगा। और जिसमें मेलानिन नहीं बनता है ऐसे पर्सन एल्बाइनो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्बाइनो। तो कई सारे पर्सन को आपने देखा होगा एल्बाइनो होते हैं, मतलब उनकी पूरी बॉडी सफ़ेद हो जाती है, यहाँ तक कि आईब्रो और आईलिड तक सफ़ेद हो जाती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा बॉडी सफ़ेद हो जाएगा, ये इसकी वजह से होता है। तो इसके लिए अगर लिखना हो जैसे ए, तो कोई एंजाइम, सॉरी, कोई जीन है जो सिंथेसाइज करता है इस एंजाइम को, टायरोसिन को, तो यहाँ लिख दीजिएगा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, और स्मॉल ए होगा तो नो सिंथेसिस, सिंथेसिस नहीं होगी, बट रिसेसिव कंडीशन में रहेगा तभी ये अपीयर होगा। अगर डोमिनेंट फैक्टर एक ही पाया जाएगा तो एंजाइम बनेगा उसमें। तो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो एंजाइम बनेगा, अगर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा तो एंजाइम नहीं बनेगा। सर, जिसको फेनिलकेटोन्यूरिया होगा उसको एल्बिनिज्म भी तो क्या हुआ? जिसको फेनिलकेटोन्यूरिया, हाँ, जिनको फेनिलकेटोन्यूरिया होगा उनको ये भी हो जाएगा, क्योंकि फेनिलएलैनिन टायरोसिन में नहीं बनेगा, टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। तो जिसको ये होगा उसको ये जरूर, इसी को सब ब्लैक यूरिन बोलते हैं। किसको? नहीं, वो आपका एल्केप्टोन्यूरिया। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला है एल्केप्टोन्यूरिया।
देखिए एक डिजीज है एल्केप्टोन्यूरिया, ये भी टायरोसिन अमीनो एसिड डिसऑर्डर होता है। तो 3 आपको टायरोसिन अमीनो एसिड डिसऑर्डर मिल गए। कौन कौन से? फेनिलकेटोन्यूरिया, एल्वेनिन और एल्केप्टोन्यूरिया। अब ये सब के सब अमीनो एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, अमीनो एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। इसमें देखिएगा एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, इंटरनली टायरोसिन अमीनो एसिड जो होता है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? एल्केप्टोन में कन्वर्ट होता है। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन दिखाएगा कई सारे एरो का मतलब, ठीक है, कई सारे स्टेजेस में होकर के ये उजलेगा तब बनाएगा एल्केप्टोन। एल्केप्टोन को हम बोलते हैं होमोजेनिस्टिक एसिड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस होमोजेनिस्टिक एसिड का ऑक्सीडेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है, क्या? ऑक्सीडेज। इसकी सिंथेसिस के लिए मान लीजिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है H, कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है H, तो कैपिटल H होगा मतलब ऑक्सीडेज सिंथेसिस होगी, और ये होगा तो नो ऑक्सीडेज सिंथेसिस, कोई भी ऑक्सीडेज नहीं बनेगा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है तो ये एंजाइम बनाएगा, हेटेरोजाइगस में है तो भी ये एंजाइम बनाएगा ऑक्सीडेज, और एल्केप्टोन या होमोजेनिस्टिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटोएसिटिक एसिड। ये फर्दर यूटिलाइज कर लिया जाता है कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल और यूटीएस में, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ये ऑक्सीडेज सिंथेसिस नहीं हो रही है किसी पर्सन में, इस कंडीशन में है नो एंजाइम सिंथेसिस, यानी ये आपका ऑक्सीडेज नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केप्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज करेगा। ब्लड में इंक्रीज करेगा तो इससे गाउट लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं। गाउट लाइक सिम्टम्स मतलब गठिया रोग होता है ना, ज्वाइंट पेन होता है, तो वैसे ही सिम्टम आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा अगर एल्केप्टोन यूरिन में पास किया जाता है, एक्चुअली अब ब्लड में इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ये फिल्टर होकर के कहाँ पे जाएगा? हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड यूरिन में जाएगा। यूरिन अगर कहीं ऐसे ही खुले में पास कर दिया जाए, यहाँ ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यूरिन टर्न टू ब्लैक। तो इसमें ऐसे पर्सन का जो यूरिन होता है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक यूरिन पास नहीं करता है, पास करने के बाद स्टैंडिंग यूरिन ब्लैक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडाइज होने लगता है धीरे धीरे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में। तो इसी को एल्केप्टोन्यूरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज, ब्लैक यूरिन डिजीज। तो ये सब भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जिसमें इनके एंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं बेसिकली। इसीलिए हम इनको ऑटोसोमल डिसऑर्डर में ही पढ़ते हैं। तो आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, फेनिलकेटोन्यूरिया, एल्वेनिज्म हो गया, और एल्केप्टोन्यूरिया यानी ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा इतना। एक है अल्जाइमर डिजीज, लेकिन अल्जाइमर के जो सिम्टम्स होते हैं वो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड होते हैं। अल्जाइमर के सिम्टम्स किससे होते हैं रिलेटेड? डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड ही होते हैं। इसमें फॉरगेटफुलनेस यानी डिमेंशिया की कंडीशन हो जाती है। ये भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ब्रेन धीरे धीरे क्या होता है? डिजनरेट करने लगता है, और पर्सन को क्या हो जाती है? भूलने की बीमारी हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी या डिमेंशिया बोलते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होगा वो क्रोमोसोम नंबर 90 या 21 पे पाया जाता है। तो अगर 21 पे पाया जाएगा तो वो डाउन सिंड्रोम में इसको हम कंसीडर करें। अब इसके बाद सिर्फ आपका बचा हुआ है पेडिग्री एनालिसिस। इस चैप्टर में
अब सिर्फ बचा हुआ है क्या, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है हम लोग मंडे को शुरू करेंगे। उस पर कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ पॉइंट हैं, बेसिकली 4 पॉइंट हैं। अगर आप उसको कंसीडर कर लोगे तो कोई भी पेडिग्री आप देख करके बता ले जाओगे कि वो कैसा है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो यही 4 पॉइंट बेसिकली आपको कंसीडर करने होते हैं या पता लगाने होते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग कुछ सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। कुछ सिंबल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनको आप लिख के लाइएगा, याद कर लीजिएगा कि इस सिंबल को क्या हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। कुछ सिंबल नहीं दिए गए हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, या जो मैंने आपको नोट्स सेंड किया है ना उसमें दिया गया है सिंबल, तो एक बार उससे आप नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, वहाँ पे आपका चैप्टर ये फिर